नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल 2019 का ये पूरा मामला था और 2019 में दरअसल एक बयान दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, और जिसके बाद में मानहानि केस में ये सजा का ऐलान किया गया है। मोदी सरनेम केस में 2 साल की ये सजा दी गई है राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से। आईपीसी 500 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की ये सजा सुनाई गई है और मामले में राहुल गांधी को हालांकि आज ही जमानत भी दे दी गई है। 15,000 के निजी मुचलके पर ये जमानत मिली है राहुल गांधी को। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में जब सजा का ऐलान हुआ तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का साथ भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिला। हालांकि अभी तक के अगर दौर में देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी काफी दूरी बनाए हुए नजर आए थे। हालांकि दोनों ही विपक्ष की पार्टियां हैं केंद्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन आज इस मामले पर कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आए। राहुल गांधी का साथ दिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और लिखा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस से हमारे मतभेद मगर मुकदमे में फंसाना भी ठीक नहीं है। ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से 2019 के चुनावों के दौरान ये बयान दिया गया था, मोदी सरनेम को लेकर के ये बयान दिया था उन्होंने कि सारे मोदी ही चोर होते हैं। इस तरह का कुछ बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था। और अब इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से यह ऐलान किया गया है, सजा सुनाई गई है, 2 साल की सजा दी गई और साथ ही 15,000 के मुचलके पर जमानत भी आज राहुल गांधी को मिल चुकी है। तो राहुल गांधी को आज एक बड़ा झटका लगा। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति अपनाती हुई कांग्रेस नजर आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ जरूर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी का सपोर्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो सूरत सेशन कोर्ट ने आज ये सजा सुनाई है। पहले दोषी करार दिया और उसके कुछ देर बाद सजा का ऐलान किया गया। आईपीसी 500 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में राहुल गांधी को हालांकि जमानत भी मिल गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी को आज एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है, लेकिन सपोर्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर मिल गया है। अभी तक के अगर दौर में देखा जाए तो ईडी सीबीआई को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सपोर्ट कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? आज की सबसे बड़ी खबर यही रही है कि राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला और 2 साल की सजा का ऐलान सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से 2019 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी एक जनसभा के दौरान, निश्चित रूप से उसके बाद जो बीजेपी नेता हैं गुजरात के, उन्होंने मानहानि का केस जो है वो राहुल गांधी पर किया था। ऐसे में राहुल गांधी पर लंबी जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं पहले भी चली है। ऐसे में 17 मार्च को जो गुजरात की अगर हम बात करें सेशन कोर्ट की बात करें तो उसने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ये फैसला दिया गया है और 2 साल की सजा चूंकि राहुल गांधी को सुनाई गई है। हालांकि तुरंत ही जो राहुल गांधी को जमानत है वो भी मिल गई, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आक्रामक रूप से ट्वीट किए जा रहे हैं या पोस्ट किए जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की ओर से बयानबाजी हो रही है, एक बात इस तरह से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी राहुल गांधी ने गलत नहीं किया है, क्योंकि प्रियंका गांधी की आप ट्वीट देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मेरे भाई ना डरे थे ना डरेंगे। तो निश्चित रूप से काफी लंबी जो सुनवाई है वो भी पिछली बार चली थी, जिसमें तमाम तरीके की दलीलें जो है वो राहुल गांधी की ओर से भी दी गई थी। वहीं जो बीजेपी नेता हैं जिन्होंने केस किया था उनकी ओर से भी दलीलें पेश की गई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता है
वो बरकरार रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब 2 साल की सजा किसी नेता को मिलती है, खासतौर पे वो किसी पद पे आसीन रहता है, तो निश्चित रूप से अब लोकसभा स्पीकर को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर संज्ञान लेंगे। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ स्थितियां बनती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर है ये कहीं ना कहीं यही रही है कि आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को कहीं ना कहीं 2 साल की सजा हुई है, हालांकि जमानत भी मिल चुकी है। पीयूष, एक चीज और कहीं ना कहीं सामने आई है कि अभी तक देखिए मतभेद बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहे थे। यहां तक कि ईडी सीबीआई को लेकर भी एक मत दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज जब ये सजा का ऐलान किया गया राहुल गांधी को, जब 2 साल की सजा सुनाई गई, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी सपोर्ट राहुल गांधी को कहीं ना कहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहीं ना कहीं ट्वीट किया और साफ तौर पे ये भी कहा कि हमारे कांग्रेस में तमाम तरीके के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को इस तरीके से फंसाना ठीक नहीं है, किसी मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय से कहीं ना कहीं असहमत है। तो निश्चित रूप से चाहे केजरीवाल की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, कहीं ना कहीं राहुल गांधी से एक तरीके से लगाव अभी देखने को फिलहाल इस पूरे मामले में मिल रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए पीयूष। वहीं बिहार का 111वां वर्ष पूरे होने के साथ ही अपना बिहार के रूप में पूरे राज्य में बिहार स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर में बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर देशभक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम, एसएसपी, एसडीओ, सांसद, विधायक, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई दिग्गज लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आज के कार्यक्रम की, आयोजन की। वहीं बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सम्राट चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी दी है। तो आपको बता दें कि आज आधिकारिक ऐलान किया गया है। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं और इनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सम्राट चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी दी है। तो अब बिहार के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। आधिकारिक ऐलान भी अब कर दिया गया है। अब लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी ही जिम्मेदारी रहेगी बिहार को संभालने की। बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके, उसको लेकर सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अधिक जानकारी देने के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है? कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को दी गई है। देखा जाए तो देखिए, 2 बार संजय जायसवाल जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, उस क्रम में जब जदयू और भाजपा की सरकार बिहार में थी तो नेतृत्व उसको सही तरीके से नहीं किया गया था। उसके बाद काफ़ी भाजपा के लोगों का नाराजगी भी थी उनसे कि आखिर इनके रीजन में ही सरकार अक्सर जदयू के साथ आती है, फिर सरकार चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जदयू के सारे कार्यकर्ताओं का जब वहाँ पर देखा गया तो कहीं बहुत ज़्यादा संजय जायसवाल के प्रति नाराजगी देखने को मिलती थी। लेकिन यही बात जब देखा गया कि रुझान जो था बीजेपी के जितने कार्यकर्ताओं का वो चौधरी के साथ देखने को मिल रहा था। यह भी माना जा रहा था कि बिहार में सम्राट चौधरी के आने के बाद कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेहतर यदि बीजेपी में यदि कार्यकर्ताओं से लेकर और दूसरे पार्टी दलों से यदि कोई आते भी थे तो ये सम्राट चौधरी का योगदान माना जाता था। यह भी देखा जा रहा था कि यदि बड़ा चेहरे के तौर पे यदि देखा जाए और आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो सम्राट चौधरी का जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं बेहतर थी। और देखिए, ये केंद्र में काफ़ी दिनों से चर्चा भी चल रही थी। अब बीजेपी के जितने भी पुराने राजनेता थे, पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो,
तो उनका भी मानना था कि सम्राट चौधरी बेहतर और अच्छा काम करेंगे बिहार में बीजेपी को लेकर। ये मानी जा रही है कि 2000 आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी होगी, जो रणनीतियाँ रची जाएंगी बिहार में, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा और बीजेपी का जो सत्ता होगा इस बार बेहतर होगा और आने वाले समय में सरकार में ये बीजेपी आ सकती है। जी, अब मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 को लेकर अभी तक बिहार में कितना लक्ष्य रखा गया, कितनी सीटों को हासिल करने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बिहार में 243 सीट हैं और इसमें देखा जाए तो 243 सीट में, और देखिए बिहार में कभी भी एक तरफा किसी की भी सरकार आज तक नहीं बनी है बिना गठबंधन से। तो ये माना जा रहा है कि इनके आने के बाद, देखिए बीजेपी के यदि कार्यकर्ताओं से बात किया जाए, पूर्व यहाँ का मंत्री जो बीजेपी के रहे हैं या पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू से जब हमारी बात हुई तो टेलीफोनिक उन्होंने बताया कि इस बार उम्मीद रखा जा रहा है कि 200 सीट हम लोग पूरे बिहार में निकालेंगे और छत्र राज करेंगे और एक तरफा हमारी सरकार होगी बिहार में। लेकिन यदि देखा जाए मनोज, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में क्या लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए, लोकसभा में जिस प्रकार देखा जा रहा है तो उसमें रुझान जो है नरेंद्र मोदी की चेहरा को लेकर ही बिहार में यदि कोई भी किसी को भी टिकट भी मिलती है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वहाँ पे सीटें निकलती हैं। और यदि देखा जाए यदि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार जो इस बार टिकटें जो बांटी जाएंगी तो हर जात के लोगों को पल्लुओं को दी जाएंगी। और चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है बिहार के किशनगंज से, जहां जिला मुख्यालय स्थित शहीद अशफाकुल्लाह खां खगड़ा स्टेडियम में बिहार दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डीएम श्रीकांत शास्त्री और बिहार विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से गुब्बारा उड़ाकर किया है। इस दौरान डीएम ने जिलेवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। जाए उसका प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ के जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। किशनगंज बढ़ेगा, बिहार की प्रगति यही आज का थीम है। बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हमारे जो नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, ताकि वे अपना परिचय बना रहे हैं और देश में बिहार का नाम रोशन करें। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं पार्टी के आलाकमान का धन्यवाद देता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं बीजेपी आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी एक तरफा जीतेगी। दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने सीपी जोशी से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान बीजेपी के नवागत प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी है। सर, एक नई जिम्मेवारी आपको पार्टी ने दी है, किस तरीके की चुनौतियां देख रहे हैं आप? देखिए, एक व्यवस्था के नाते किसी कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया जाता है, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, किसान परिवार में जन्म लेने वाले कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर है, मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ और आगे भी कार्यकर्ता रहूँगा। किसी कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया जाता है, मैं प्रयास करूँगा कि सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए हम पार्टी के काम को, जो माननीय अध्यक्ष जी अभी माननीय सतीश पूनिया जी कर रहे हैं, उस काम को और आगे बढ़ाने का हम सब लोग वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में करेंगे। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में आपको जिम्मेवारी दी गई है। क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो है एकजुट करने की कवायद जो है विपक्ष की वो चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, और हम सब लोग मिलकर 2023 में और 2024 में जो पुराना इतिहास रहा है, 2014 और 19 में 25 की 25 सीटें आई थी, वो इतिहास बरकरार रहे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि नई जिम्मेवारी मिली है तो ये उम्मीद लगाई जाए कि राजस्थान में भी बीजेपी में नई टीम देखने को मिलेगी जल्दी। देखिए, मुझे एक कार्यकर्ता के नाते ये दायित्व दिया गया है, तो हम सब लोग मिलकर, वरिष्ठ नए युवा सब लोग मिलकर एक पूरी टीम वर्क के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा अब तय हो चुका है। सीएम शिंदे अपने समर्थक सांसदों और विधायकों के साथ 6 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे। शिंदे की सेना के विधायक और सांसद अयोध्या दौरे के लिए जाने की तैयारी में जुट गए हैं। शिंदे की शिवसेना के सांसद और विधायक 6 अप्रैल को भगवान राम के दर्शन के लिए महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या की यात्रा करेंगे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सीएनसी राउटर का उद्घाटन नेशनल लेवल के फेमस बिजनेस मेंटर दिलीप ओटी के द्वारा टेक्नोगार्ड एंटरप्राइजेस में किया गया। इस मौके पर कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष संजय कदम समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में फाउंडर ऑफ ऑनेस्टर हेल्थ केयर मंगल शिवाले समेत महाराष्ट्र के उद्यमी की बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। टेक्नोगार्ड एंटरप्राइजेस का डायरेक्टर और आज का कार्यक्रम जो रखा है हमारे कोच दिलीप ओटी सर और कोमल मैडम, इनसे आज से हमारा एक कंपनी का उद्घाटन सोहला किया है। तो ये लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाल के आया हुआ। टेक्नोगार्ड एंटरप्राइजेस के इनॉग्रेशन का, मशीन इनॉग्रेशन का बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रेशन हुआ और आज ये हिंदू संस्कृति का एक नया साल भी आज से शुरू होता है। तो एक 3.5 मुहूर्त होते हैं, उनमें से आज का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ टेक्नोगार्ड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय कदम सर और मेरे साथ अभिषेक कदम उनके चिरंजीव हैं। टेक्नोगार्ड कंपनी के सेलिब्रेशन और ओपनिंग सेरेमनी के लिए मुझे आने का मौका मिला। तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े सीएनसी राउटर का आज ये उद्घाटन किया गया। ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फेमस बिजनेस मेंटर दिलीप ओटी के द्वारा ये उद्घाटन कार्यक्रम आज रखा गया था और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कई उद्यमी और बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। राजस्थान के भरतपुर जिले में जिला प्रशासन और कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग की ओर से 23-24 मार्च को 2 दिवसीय मेगा रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड पर हो रहा है और इस मेगा शिविर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए करीब 50 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेगा रोजगार शिविर के आयोजन के लिए जिले के सभी अधिकारियों की बैठक की। उत्तर प्रदेश की तरह मुंबई में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने महिम में एक दरगाह के पास बने अवैध हिस्से को तोड़कर हटा दिया। बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को मुंबई की अपनी रैली में एक वीडियो दिखाया था। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि मुंबई में एक नया हाजी अली तैयार हो रहा है। 1 महीने के भीतर अगर इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की हुई तो वहीं पर सबसे बड़ा गणपति मंदिर बनवाएंगे। इसके बाद बीएमसी के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और अवैध दरगाह को तोड़कर कार्रवाई पूरी की। न्यूज 1 इंडिया ने राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा हरनाथ सिंह यादव ने, आपको सुनवाते हैं। एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मानहानि का केस हुआ था। आज गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया था, अभी भी जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इसी तरीके के हमलावर है। वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया है कि ना मेरा भाई डरा था ना डरेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने जाति सूचक शब्द बोले, अदालत ने उनको 2 साल की सजा दिया। अब इसमें भाजपा कहां से आ गई कि भाजपा से आप डरोगे नहीं, और डरे तो हुए वैसे ही हो आप। दूसरे शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है। शब्द ही अमृत है, शब्द ही जहर है। उन्होंने जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, कोई सज्जन अदालत गया, अदालत ने संज्ञान लिया, अदालत ने सजा दिया। राजनीतिक क्षेत्र में शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है।
कोई कहता है कि मोदी जी को मार लो, मोदी को मारोगे नहीं तो देश नहीं बचेगा। कोई कहता है मोदी को रास्ते से हटा दो। अब भारतीय संस्कृति में, भारतीय चिंतन में इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करना किसी भी मुनासिब नहीं। राहुल गांधी ने गलती की है, उनको सजा मिली है, उनको और उनके सभी साथियों को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और अन्य सारे लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। और मैं अदालत से, नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत से अपील करूंगा कि कोई भी राजनेता यदि शब्दों की मर्यादा को लांघता है तो अदालत को स्वयं जो है उसका संज्ञान लेकर के दंडित करना चाहिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक एक पोस्टर लगाया गया और दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कल किया था। कई एफआईआर, करीब 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। आपको लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके के काम जो है वो करने चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि स्वस्थ लोकतंत्र में आप अपनी मर्यादाओं को मत लांघिए और आम आदमी पार्टी ने पिछले थोड़े से समय में मर्यादा क्या होती है, लोकतांत्रिक चरित्र क्या होता है, लोकतांत्रिक आदर्श क्या होते हैं, उसको तार तार कर दिया है। इस प्रकार के गठबंधनों का कोई भविष्य नहीं है। दूसरे, मैं एक बात कहा करता हूँ बहुत शालीनता से कि 1000 चूहे एकत्रित होकर आ जाएं, शेर का क्या बिगाड़ लेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्षी दल कितने भी एकजुट हो जाएं, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के जिन नेताओं पे तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको ध्यान से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की कवायद जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार एक्शन किया जा रहा है। इस वक्त पीटीए का बुलडोजर अतिक्रमण के साथ साथ उनके करीबियों पर भी चल रहा है। आज करेली थाने के अंतर्गत बख्शी मोड़ा इलाके में 300 बीघा पर यह बुलडोजर चलाया गया। अतीक के साधु इमरान अहमद ने अवैध रूप से प्लॉटिंग की। डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज ये बुलडोजर चलाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।